हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो देखिए, जैसा कि चैप्टर 18 हम पढ़ रहे थे बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। इसमें हमने पार्ट 1 कवर किया था, जहां पे हमने देखा था कि जो चार्ज फ्रेम किए जाते हैं, यानी जो आरोप लगाए जाते हैं किसी भी अभियुक्त पे, वो किस तरीके से लगाए जाएंगे, उस आरोप में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अब आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से ट्रायल हैं जिनको कई चार्जेस होते हैं, यानी कि एक से अधिक चार्जेस होते हैं, आरोप होते हैं, उनका ट्रायल एक साथ किया जा सकता है। तो आरोपों का संयोजन के बारे में ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस की बात करता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक से अधिक अपराधों का विचारण एक साथ करने के बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा प्रावधान आपको देखने को मिलने वाला है। तो बने रहेंगे एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे हम देखें, अगर चैप्टर 18 की बात करें तो यहाँ पे पार्ट 1 में हमने धारा 240 तक के प्रोविजन कवर किए हुए हैं। तो यदि आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। साथ ही साथ आपको पूरे बीएनएस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और बीएनएसएस की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें धारा 241 की, तो धारा 241 जो है ये एक जनरल क्लॉज की बात करें, जनरल रूल की बात करता है, सामान्य नियम की बात करता है। तो सामान्य नियम क्या होता है कि जितने अपराध हो रहे हों तो हर अपराध का एक अलग अलग ट्रायल चलता है, हर अपराध का अलग अलग ट्रायल चलेगा और हर अपराध का अलग ये इसमें चार्जेस लगाए जाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे कहता है धारा 241 में। अब ये देखिए, यहाँ पे कहता है प्रत्येक अलग अलग अपराध के लिए जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है, यानी कि किसी भी व्यक्ति पर उसके ऊपर चाहे 2 आरोप हो, यानी 2 अपराध का अभियोग हो, 4 अपराध का अभियोग हो या जितने भी हों, सभी का क्या किया जाएगा, अलग अलग उस पर चार्ज लगाया जाएगा और सभी आरोपों का अलग अलग विचारण भी किया जाएंगे। ट्रायल जो चलाया जाएगा वो अलग अलग आरोप चलाया जाएगा, ठीक है, एक साथ नहीं चलाया जाएगा। ये सिर्फ यहाँ पे कहता है, ये जनरल रूल की बात करता है। इसके अपवाद भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, परंतु अभियुक्त के लिखित आवेदन पर मजिस्ट्रेट की राय में, यानी कि अगर जो एक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, वो अगर लिखित में आवेदन करता है और वहाँ पे उस आवेदन पर विचार करने के बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं, जो ये मामला है उसको क्या करना चाहिए, जितने भी अपराध हैं उसका एक साथ विचारण किया जाना चाहिए, तो एक साथ विचारण किया जा सकता है। अगली बात समझ में ये हो गया। तो अब यहाँ पे उपधारा 2 जो है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जनरल रूल बताता है, सामान्य नियम बताता है कि अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग आरोप होगा। लेकिन इसी का अपवाद यहाँ पे बताया गया धारा उपधारा 2 में। यहाँ पे कहता है कि उपधारा 1 की कोई भी बात, यानी कि उपधारा 1 में जो बताया गया है कि अलग अपराध के लिए अलग विचारण होगा, अलग आरोप लगाया जाएगा, हर चीज़ के अलग अलग किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि उपधारा 1 की कोई बात धारा 242, धारा 243, धारा 244 और धारा 246 के उपबंध के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि अब यहाँ पे इसका एक एक्सेप्शन बता दिया, ये एक अपवाद बता देता है। तो अपवाद में यहाँ पे क्या बताया गया, आप देखिए उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो अपवाद है वो है आपका धारा 242। धारा 242 जो पहले धारा 219 हुआ करता था, इसमें भी मेजर चेंज किया गया है। यानी जो हमारा सीआरपीसी था, सीआरपीसी में भी कुछ अलग प्रोविजन दिया गया था और इस पर भी कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। अब वो क्या किए गए हैं अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे कहता है कि एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के अपराध का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। यानी कि अगर जो अपराध हुआ है, ठीक है ना, जितने अपराध हुए हैं अगर वो एक ही किस्म के हैं और एक ही व्यक्ति ने किए हुए हैं और एक ही वर्ष में किए हुए हैं, ठीक है, यानी एक वर्ष के अंदर उसने 2, 3, 4 जितने भी अपराध किए हैं, अगर वो सारे अपराध एक ही किस्म के हैं तो उन सभी का एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और उनका ट्रायल चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जनरल रूल का एक अपवाद हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि जनरल रूल में बताया गया था कि ये अलग अपराध हुआ है तो हर अपराध के अलग अलग आरोप लगाया जाएगा और उसका विचारण भी पृथक किया जाएगा, यानी अलग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहता है कि अगर एक ही वर्ष में अगर एक ही किस्म के अपराध किए गए हैं तो उसका आरोप एक साथ लगाया जा सकता है। अब इसके सब क्लॉज 1 क्या कहती है, अब एक ही किस्म क्या होती है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक ही किस्म के एक से अधिक अपराध में, जबकि पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध 12 माह के अंदर किए गए हों, तो सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या होनी फुलफिल होनी चाहिए कि जब पहला अपराध हुआ है उससे लेकर और जो अंतिम अपराध हुआ है वो वहाँ तक कि इन दोनों के बीच की जो पीरियड है, यानी कि जो इन दोनों के बीच में जो डेट है,
तो वो टाइमिंग कितना होना चाहिए, 12 महीने के अंदर ये सारे अपराध किए गए होने चाहिए। और साथ ही साथ ये जो 12 महीने तो बता दिया कि अब ऐसा नहीं है कि 10 अपराध कर दिए 12 महीने के अंदर 15 अपराध कर दिए तो सबका एक साथ ट्रायल चला जाएगा। यहाँ पे भी एक टाइम लिमिट बताता है कि चाहे वह एक ही व्यक्ति के बारे में किए गए हों, यानी कि अगर मान लीजिए ए है, ए ने अपराध किया कोई भी और 2-3 अपराध कर दिए, हो सकता है कि बी के खिलाफ भी एक अपराध कर दिया हो, सी के खिलाफ भी कर दिया हो, तो सी ने भी एफआईआर दर्ज कराई हो, बी ने भी करवाई हो। अब यहाँ पे व्यक्ति भले अलग हो सकते हैं लेकिन अभियुक्त तो एक ही है। और इसने अपराध क्या किया है, अपराध इसने एक ही किस्म के किए हैं। और कितने अपराध हो सकते हैं, इसका एक साथ ट्रायल चलाया जा सकता है, 5 से अनधिक। पहले ही सीआरपीसी में अगर हम बात करें तो सीआरपीसी में पहले 3 से अनधिक लिखे हुए थे, यानी कि अगर 1 वर्ष के अंदर 12 महीने के अंदर अगर 3 अपराध हुए हैं किसी व्यक्ति ने किए हैं और एक ही किस्म के हैं तो उसका ट्रायल एक साथ चलाया जा सकता था, एक साथ आरोप लगाकर। लेकिन अब यहाँ पे कहता है कि अगर सिर्फ 5 यहाँ पर बता दिए, यानी कि बढ़ा कर कितना कर दिया, 3 से बढ़ाकर अब 5 अपराध कर दिया, यानी 5 अगर अपराध किए गए एक ही किस्म के तो उसका ट्रायल एक साथ चलाया जा सकता है आरोप लगाकर। अगली बात समझ में, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको बीएनएस का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो 499 रुपीज़ में है पीडीएफ। अगर आपको चाहिए तो मेरे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कहता है कि एक ही किस्म के अपराध कौन कौन से हो सकते हैं। भाई अगर ऊपर बताया गया है कि एक ही किस्म के 5 अपराधों का जो 12 महीने के अंदर किए गए हों, चाहे वो एक ही व्यक्ति के खिलाफ हो या फिर कई व्यक्ति के खिलाफ हो, अगर एक ही अभियुक्त ने किया है तो उसमें अगर एक ही किस्म है तो क्या किया जा सकता है, एक साथ विचारण किया जा सकता है। तब एक ही किस्म क्या है वो भी तो जानना पड़ेगा। तो एक ही किस्म क्या कहती है कि जब भारतीय न्याय संहिता या विशेष या स्थानीय विधि के एक ही धारा के अधीन समान दंड से दंडनीय होते हैं, यानी कि अगर जो एक ही किस्म कब कहलाएगी, तब कहलाएगी जब यहाँ पर उनमें दंड जो दिया गया है, यानी कि जितने अपराध हुए हैं, अलग अलग अपराध हुए हैं ना, उन सभी अपराधों में क्या है, एक समान दंड दिया गया हो। ऐसा नहीं कि एक में 4 वर्ष हो, एक में 5 वर्ष हो, एक में 10 वर्ष हो, इस तरीका नहीं। उसमें दंड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, तभी वो एक ही किस्म के अपराध कहलाएंगे। हालांकि यहाँ पे 2 सेक्शन और बता दिए गए हैं। 2 सेक्शन बीएनएस की एक बताता है, क्या कहता है कि भारतीय न्याय संहिता के धारा 303 और 305 की एक ही किस्म के अपराध यहाँ पे कहलाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, जो धारा 303 है और धारा 305 है, इन दोनों में क्या है, पनिशमेंट तो अलग अलग दी हुई है, यानी कि एक में कम पनिशमेंट है और एक में ज़्यादा पनिशमेंट है। अब ये धारा 303 और धारा 305 क्या कहती है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं बीएनएस पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये धारा 303 और 305 में देखोगे तो पनिशमेंट दोनों में अलग अलग है, लेकिन फिर भी इसको एक ही किस्म का अपराध इस यहाँ पे माना गया है। वहीं अगर बात करें अगर सीआरपीसी की, तो सीआरपीसी में भी इसी प्रकार का प्रोविजन आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। हाँ, वहाँ पे आईपीसी के सेक्शन लिखे हुए होंगे। अब यहाँ पे क्या कर दे, चूंकि बीएनएस लागू हो चुका है इसलिए यहाँ पे बीएनएस के सेक्शन लिख दिया है। तो यहाँ पे इन धाराओं को क्या किया गया है, एक ही किस्म का अपराध माना गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट धारा आती है, जो अपवाद आता है, वो क्या कहता है, धारा 243। यहाँ पे कहता है एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण, यानी कि एक से अधिक अपराध हुए हैं तो उसके लिए कब विचारण किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहता है यदि परस्पर संबद्ध ऐसे कार्यों से जिनसे एक ही समव्यवहार बनता है। आपने सुना होगा एक ही समव्यवहार से संबंधित मामले, आपने इंडियन एविडेंस एक्ट में सुना होगा। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए आपने पढ़ा है, जो लेटेस्ट वाला है, उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि सेम ट्रांजैक्शन में जो ऑफेंस होते हैं ना, वो भी यहाँ पे उनकी रिलेवेंसी बताई गई है। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 में बताया गया था, और बीएसए यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो 2023 लागू हुआ है, उसकी धारा अगर 4 देखोगे तो वहाँ पर सेम ट्रांजेक्शन की बात करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट किया और बीएसए के इन सेक्शन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। बीएसए के हालांकि लेक्चर कुछ कम है, ठीक है, शायद 29 तक के लेक्चर हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये सेक्शन 4 सेम ट्रांजैक्शन वाला पार्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है कि अगर एक ही समव्यवहार से संबंधित अपराध है ना, मतलब एक क्रम से एक से अधिक अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए हैं, तो प्रत्येक अपराध का एक ही विचारण में उस आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है।
अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल इसी का हम लेके आए हुए हैं जो हमारे बीएनएसएस में दिया हुआ है। यहाँ पे कहता है का एक व्यक्ति खा को जो विधिपूर्ण अभिरक्षा में है, यानी कि जो बी है वो एक कस्टडी में है, और कस्टडी कैसी है, लॉफुल है, ऐसा भी नहीं कि इलीगल रूप से उसको डिटेन करके रखा गया है, इसको लॉफुली वहाँ पे डिटेन करके रखा गया है। अब कहा जाता है यानी ए जो है, ए जाता है और बी को वहाँ से उसको छुड़ा लेता है, और साथ ही साथ एक काम और कर देता है, यानी उसको छुड़ाने में जब वो उसको बी को छुड़ाने जाता है तो वहाँ पे जो कांस्टेबल होता है, यानी कांस्टेबल की कस्टडी में था, तो कांस्टेबल जो है गा उसको जिसकी अभिरक्षा में खा है उसको क्या करता है, एक ग्रीवियस हर्ट भी कॉज कर देता है, यानी ग्रीवियस हर्ट उसको कॉज कर देता है, घोर उपति कारित कर देता है। अब यहाँ पे जो ए है, ए ने क्या किया, दो अपराध कर दिया। पहला क्या कर दिया, पहला कि उसके लॉफुल कस्टडी से उसको निकाल के ला रहा है इलीगल रूप से। दूसरी चीज़ यहाँ पे कहता है कि जो जिसकी कस्टडी में है वह व्यक्ति, अब उसको भी यहाँ पे मार पीट रहा है, तो घोर उपति कर रहा है। तो इसने क्या कर दिया, दो अपराध कर दिए। एक कर दिया बीएनएस की धारा 121 के सब क्लॉज 2 में और धारा 263 में। अब इन दोनों धाराओं के तहत ना इसके ऊपर आरोप एक साथ लगाया जा सकता है और इसको कन्विक्ट भी किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है, एक सेम ट्रांजैक्शन, यानी कि अलग अलग अपराध नहीं किया, एक अपराध करने में उसने क्या कर दिया, एक और अपराध कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर दूसरा अपराध नहीं करता तो पहला काम उसका कंप्लीट नहीं होता। तो एक जो अपराध है दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है आपका सेम ट्रांजैक्शन। बाकी यहाँ पे देखिए एक केस है, केस क्या है, जितिन पी बनाम केरल राज्य। अब इसमें अब आप आगे ज़्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है, जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा लेके आया हूँ। तो केस जितिन पी बनाम केरल राज्य 2023 का मामला ही था। इसमें क्या कहा गया था कि अभियुक्त धारा 220, यानी कि ये केस तो पहले का है, तो पहले जो सीआरपीसी लागू थी, सीआरपीसी की धारा 220 कहता है। अब जो है धारा 243 आ गई, इसी धारा 220 को धारा 243 अब बना दिया गया है। तो अगर इसके साथ अगर संयुक्त विचारण की मांग करने का ना कोई निहित अधिकार नहीं है, यानी कि अभियुक्त को कोई राइट नहीं है कि आप उसको संयुक्त विचारण करने की मांग करो ही और आपकी मांग पूरी ही होगी। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जब जो न्यायालय यानी मजिस्ट्रेट साहब हैं वो क्या करेंगे, जो आपने अगर निवेदन कर दिया तो वो उस निवेदन को देखेंगे और आपके एप्लीकेशन को देखेंगे और उस पर विचार करते हुए अगर परिस्थितियाँ अगर ऐसी है कि ऐसे अपराधों को एक ही संव्यवहार माना जाना चाहिए और एक साथ ट्रायल किया जाना चाहिए तो फिर एक साथ ट्रायल किया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आपको कोई निहित अधिकार नहीं है कि आप संयुक्त विचारण की मांग करो ही और आपकी मांग कंप्लीट होगी। अगली बात समझ में, तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट धारा आती है वो है आपकी धारा 244। अब धारा 244 जो है वो क्या बात करता है, जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए धारा 244 में इसमें क्या कहता है, जहां इस बारे में जहां संदेह है कौन सा अपराध किया गया। अब अपराध तो हुआ है लेकिन कौन सा अपराध हुआ है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि कौन सा अपराध का इसमें आरोप लगाया जाए और कौन से अपराध का इसमें ट्रायल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जैसे देखिए ए है, एक अभियुक्त है यानी आरोपी है, इसके ऊपर यहाँ पे अभियोग लगाया गया है कि इसने चोरी की है, ठीक है। अब यहाँ पे बाद में हो सकता है सामने से तो दिख रहा है चोरी करने का, लेकिन इसके जो कथन वगैरह आए यहाँ पे ऐसा लगता है कि इसने चोरी नहीं की है। हो सकता है इसके पास चुराई हुई संपत्ति आई हो, इसने कब्जे में रखा हो या फिर जानते हुए इसने चुराई हुई संपत्ति को खरीदा हो। इस तरीके का यहाँ पे एक संदेह उत्पन्न हो रहा है, डाउट आ रहा है। भाई चोरी की संपत्ति तो है, इसके पास पाया तो गया है, अब इसने चोरी किया है या फिर चोरी की संपत्ति इसने प्राप्त किया है जानते हुए कि ये चोरी की है, या फिर इस छिपाने में मदद कर रहा था, किस प्रकार की है, या फिर आपराधिक न्यास भंग है या छल है। तो यहाँ पे जितने भी संदेह है कि ये लगता है कि ऐसा ऐसा अपराध हो सकता है, तो सभी अपराधों का आरोप लगा दिया जाएगा। उसके बाद जब विचारण चलेगा और उसके बाद यहाँ पे डिसाइड होगा तो वहाँ पे आरोप लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके तहत यहाँ पे दंड दिया जा सकता है। आगे बात समझ में। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए चोरी का आरोप लगा दिया गया,
चोरी का आरोप लगाने के बाद धीरे धीरे फिर क्या हुआ, बाद में ये साबित होता है कि इसने चोरी नहीं किया, इसने तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था उस संपत्ति से संबंधित। तो यहाँ भले ही उस चोरी का आरोप ना लगाया गया हो, लेकिन उसके लिए आपराधिक न्यास भंग के लिए उसको पनिश किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, धारा 244 आप देखोगे बीएनएसएस, तो वहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसका पहला क्लॉज अगर पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पे कहता है यदि कोई एक कार्य या कार्यों का क्रम इस प्रकार है कि यह संदेह है कि कई अपराधों में से कौन सा अपराध किया गया है, तब अभियुक्त पर ऐसे सब अपराध, यानी कि जिस जिस आरोप के बारे में भी यह संदेह है कि इसके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जा सकता है, तो सभी आरोपों को लगाया जा सकता है उसके ऊपर, और ऐसे आरोपों का एक साथ विचारण किया जाएगा। जितने भी आरोप लगाएंगे सभी का एक साथ विचारण किया जाएगा। दूसरा कहता है यहाँ पे यदि ऐसे मामले में अभियुक्त पर एक अपराध का आरोप लगाया गया, यानी कि एक अपराध का आरोप लगाया गया है और साक्ष्य से, यानी कि जब एविडेंस आते हैं, एविडेंस से क्या प्रतीत होता है, एविडेंस से प्रतीत होता है कि जो इसने कांड किया है, यानी जो अपराध किया है, तो वो कैसा है, वो कोई दूसरा अपराध है। तो फिर क्या किया जाएगा, तो भले ही जो दूसरे अपराध के लिए इसको यहाँ पे आरोप ना लगाया गया हो, लेकिन उसको क्या किया जा सकता है, दोषी सिद्ध किया जा सकता है यद्यपि उसके लिए आरोप ना लगाया गया हो। ये हो गया धारा 244। उसके बाद आता है धारा 246। धारा 246 कहता है, अब यहाँ पे देखिए धारा 244, धारा 245 की बात करते हैं पहले, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है, मैं धारा 245 लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम धारा 245 की बात करें, जो धारा 222 हुआ करता था सीआरपीसी का, उसके बारे में है। अब यहाँ पे ये बताता है कि अगर आप इसको इंग्लिश में हेडिंग पढ़ोगे तो वहाँ पे कहता है व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज्ड, मतलब जिस अपराध का आरोप लगाया गया था वो आरोप तो साबित नहीं हुआ, लेकिन उससे भिन्न कोई अपराध साबित हो गया है, और वो जिस अपराध साबित हुआ है ना, वो अपराध उसी में इंक्लूडेड है जिसका चार्ज लगाया गया था। जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए ए है, ए के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि इसने क्या किया है, घोर उपहति की है। घोर उपहति के इसने क्या कर दिया गया, इसके ऊपर आरोप लगा दिया गया। जो धारा 117, कौन सी धारा, धारा 117 की बात की जा रही है। किसकी धारा, भारतीय न्याय संहिता की धारा, धारा 117(2), जहाँ पे घोर उपहति के पनिशमेंट की बात की जाती है, ठीक है। अब इस धारा को उसके ऊपर लगा दिया गया, इस आरोप को उसके ऊपर लगा दिया गया और इसका ट्रायल चलाया गया। जब ट्रायल चलाया गया, एविडेंसेस आए, तो उसके बिहाफ पे ये पता चला कि भाई इसने जो घोर उपहति कारित की है उसने तो प्रकोपन पे किया है, यानी इसको प्रकोपित किया गया था, प्रोवोकेशन दिया गया था। अब जब प्रोवोकेशन वाला अगर साबित हो रहा है तो वो किस धारा के तहत आएगा, जो आपका धारा 122 के सब क्लॉज 2 में आ जाएगा, फिर तो ये अपराध। अब यहाँ पे देखिए, जब घोर उपहति तो हुई थी, लेकिन जब घोर उपहति में पनिशमेंट ज़्यादा होगी, लेकिन वही चीज़ अगर प्रकोपन पे आ जाती है, तो प्रकोपन अगर दिया गया है ना, तो उसमें सज़ा कम हो जाती है। तो ये जो प्रकोपन वाली धारा है ना, ये इसी घोर उपहति में इंक्लूडेड है। ये क्या माना जाएगा कि इसमें इंक्लूड है ये धारा, पनिशमेंट, क्योंकि घोर उपहति उसने की थी, ये तो साबित है, ठीक है। लेकिन घोर उपहति इसने प्रोवोकेशन पे किया था, ये बाद में साबित हुआ। तो भले ये 122 के उपधारा 2 वाली आरोप नहीं लगाया गया हो, फिर भी इसको पनिशमेंट इसमें दी जा सकती है, इसको दोष सिद्ध किया जा सकता है। आगे समझ में, इतना एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है पहला क्लॉज, जब किसी व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप है जिसमें कई विशिष्टियाँ हैं, यानी कि उस पर कोई आरोप लगाया गया और उस आरोप में कई विशिष्टियाँ, कई तरह के तथ्य उसमें बताए गए हैं। अब उन तथ्यों में से जो, जैसे मान लीजिए मर्डर किया जाता है, ठीक है, तो मर्डर में कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो कल्पेबल होमिसाइड के होंगे, ठीक है। कल्पेबल होमिसाइड क्या हो जाता है, एक मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे तो इसमें तो शामिल है, मर्डर में इंक्लूडेड है। अगर मर्डर को मान लीजिए मर्डर का चार्ज लगाया गया और मर्डर का साबित नहीं हुआ, अब ये साबित हुआ कि ये कल्पेबल होमिसाइड है, तो यहाँ पे मर्डर से तो कम पनिशमेंट है कल्पेबल होमिसाइड में। तो ये चीज़ अगर भी इसके लिए भी क्या किया जा सकता है, दोष सिद्ध की जा सकती है।
तो वही चीज़ यहाँ पे कहता है कि जिनमें से केवल कुछ से संयोग से एक पूरा छोटा अपराध बनता है, यानी कि एक बड़े अपराध का आरोप तो लगाया गया था लेकिन उसी में इंक्लूडेड एक उसका छोटा अपराध साबित हो जाता है। जब साबित होता है ना, जब साक्ष्य आते हैं तो उससे कुछ छोटा अपराध मिलता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा संयोग साबित हो जाता है तो किंतु शेष विशिष्टियाँ साबित नहीं होती, यानी कि पूरी विशिष्ट जितनी सारी एलिमेंट्स साबित होने चाहिए, जैसे मर्डर है तो मर्डर के लिए जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने आवश्यक तत्व हैं, उसमें से अगर कुछ अधूरे मिल रहे हैं और अधूरे नहीं मिल रहे हैं, आधे नहीं मिल रहे हैं, तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो वो छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सकेगा, भले उस पर उसका आरोप ना लगाया गया हो छोटे अपराध का। तो ये बात करता है धारा 245। वहीं अगर दूसरे क्लॉज की बात करते हैं, जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया गया है और ऐसे तथ्य साबित कर दिए जाते हैं जो उससे घटाकर छोटा अपराध कर देते हैं, तो वो छोटे अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा सके, भले ही उस पर आरोप ना लगाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तीसरा यहाँ पे आता है, जब किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप है तब वह उस अपराध को करने के प्रयत्न के लिए दोष सिद्ध किया जा सकेगा यदि प्रयत्न फिर तक आरोप ना लगाए। अब मान लीजिए मर्डर का चार्ज लगाया गया हत्या करने के लिए। अब बाद में जब साक्ष्य आते हैं तो साक्ष्य से पता चलता है कि इसने मर्डर नहीं किया था, इसने मर्डर करने का प्रयास किया था, बाकी मर्डर तो किसी और ने कर दिया था। फिर तो अगर ये चीज़ साबित हो जाती है ना कि इसने सिर्फ प्रयास किया था, अटेम्प्ट किया था, तो इसी को अटेम्प्ट के लिए पनिश किया जाएगा। ये हो गया आपका, भले ही वो अटेम्प्ट वाला जो चार्ज इसके ऊपर ना लगाया गया हो। उसके बाद आता है, इस धारा की कोई बात किसी छोटे अपराध के लिए उस दशा में दोष सिद्ध प्राधिकृत करने वाली ना समझी जाएगी जिसमें एक छोटे अपराध के बारे में कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें पूरी नहीं हो, यानी कि भले छोटे अपराध वाला हो लेकिन अपेक्षित शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कहता है। अब बाकी जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था घोरोपति वाला, तो ये आपका बी नंबर वाला एग्जाम्पल आपको परफेक्ट मिल जाएगा आपके BNSS में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे अपने लेक्चर की ओर। अब जो एक और अपवाद आपका बचता है, ठीक है, तो वो अपवाद कौन सा है, धारा 246 वाला अपराध। अब यहाँ पे जो धारा 246 वाला है ना, यहाँ पे कहता है कि किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से विचारण आरोप लगाया जा सकता है, यानी कि एक से अधिक अपराधी हैं, उन सभी अपराधी पर एक साथ आरोप लगाए जाने की बात करता है। तो किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकता है, एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और उनका विचारण एक साथ किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहता है निम्न कंडीशन बताई गई हैं। पहला कहता है कि वे व्यक्ति जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में किया गया एक ही अपराध का अभियोग है, यानी कि जिन व्यक्तियों ने अपराध किया है वो एक क्रम में किया है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे ए है और बी है, ठीक है। अब यहाँ पे ए गया घर के अंदर चोरी करने के लिए और बी क्या कर रहा है, बी बाहर इंतजार कर रहा है, कोई देख रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों ने क्या किया है, सेम ट्रांजेक्शन में ही तो कर रहे हैं, एक ही क्रम में अपराध कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर एक साथ आरोप लगाया जा सकता है, उनका विचार किया जा सकता है। दूसरा आता है वे व्यक्ति जिन पर किसी अपराध का अभियोग है और वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण प्रयत्न का अभियोग है। जैसे अभी मैंने बताया एक एग्जाम्पल जैसे लिया, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते, ए और बी है। ए ने क्या किया है, ए ने अपराध कर दिया और बी ने क्या किया, उसी अपराध को या तो दुष्प्रेरण किया होगा, ए को दुष्प्रेरित किया होगा, या फिर बी ने उसका अटेम्प्ट किया होगा। तो इन दोनों को क्या किया जा सकता है, एक साथ ट्रायल चलाया जा सकता है आरोप लगाकर। उसके बाद आता है सी नंबर, यहाँ पे कहता है वे व्यक्ति जिन पर धारा 242 के अधीन 12 मास की अवधि के अंदर एक ही किस्म के अपराध की बात करता है। एक ही किस्म हमने पढ़ा था, 12 माह के अंदर एक ही किस्म के अपराध, और साथ ही साथ 5 या 5 से कम अपराध होने चाहिए, 5 से अधिक नहीं होने चाहिए, 5 से अधिक, ठीक है ना। तो उसके बाद आता है डी, जिन पर एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में दिए गए भिन्न अपराधों का अभियोग है, यानी कि एक ही समव्यवहार में तो है लेकिन भिन्न भिन्न अपराध किए गए तो उनका भी एक साथ किया जा सकता है। जिनके ऊपर चोरी, उद्दापन, छल, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध है, और दूसरा ऐसी व्यक्तियों पर जिनको संपत्ति के छिपाने या कब्जे पर रखने का यहाँ पे अभियोग है, वो हो गए। उसके बाद आता है वे व्यक्ति जिन पर ऐसी चुराई हुई संपत्ति के बारे में कब्जा एक ही अपराध द्वारा अंतरित किया गया है। ये हो गया आपका भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 के क्लॉज 2 और क्लॉज 5 के अधीन जो अभियोग लगाया जाता है उसके बारे में, चुराई हुई संपत्ति के बारे में है। यानी कि जो चुराई हुई संपत्ति होती है ना, उसको ये एक ही अपराध के तहत अंतरित किया गया है, उसके बारे में। वे जिन पर भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 10 के अधीन कूटकृत किसी सिक्के के संबंध में अपराध है, यानी कि जो चैप्टर 10 बताया गया है कोर्ट के सिक्के के बारे में, उसके बारे में। और साथ ही साथ वे व्यक्ति जिन पर ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण, यानी किसी ने कोर्ट के सिक्के बनाए होंगे, किसी ने उसका दुष्प्रेरण किया होगा, किसी ने उसका अटेम्प्ट किया होगा, तो उनको एक साथ किया जा सकता है।
ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आता है धारा 247 जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर की। तो यहाँ पे कहता है कई आरोपों में से एक के लिए दोषी और शेष आरोपों को वापस लेना। अब यहाँ पे देखिए, जब कई आरोप लगाए जाते हैं ना, कई आरोप मान लीजिए लगा दिया गया, जब लगा दिया जाता है कई आरोप, तो उसके बाद क्या किया जाएगा, उसका जो बहुत सारे आरोप हैं, जैसे अभी मैंने बताया, जिसे मान लीजिए बहुत जो डाउट है कि कौन सा अपराध हुआ है, तो सारे आरोप लगा दिए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया गया कि जब एक अपराध मान लीजिए उसमें से एक साबित हो गया, बाकी साबित नहीं हो पाया, तो जो साबित नहीं हो पाया है तो उसको क्या किया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। तो कौन लेगा, यानी कि जो परिवादी है वो क्या करेगा, वो या तो वो वापस ले सकता है, या फिर अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी है वो वापस ले सकता है। लेकिन कैसे ले सकता है, न्यायालय की कंसेंट से ले सकता है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझते हैं। देखिए, मान लीजिए 2 से 3 आरोप लगाए गए किसी व्यक्ति पे। जब 2 से 3 आरोप लगाए गए तो उसमें से एक साबित हुआ और बाकी मान लीजिए 2 और साबित नहीं हुए। जब 2 साबित और नहीं हुए हैं ना, तो उन दोनों को क्या किया जाएगा, वापस लिया जाएगा। किसके द्वारा लिया जाएगा, जो परिवादी है या फिर अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी है, वो न्यायालय की सहमति से शेष आरोप को वापस ले सकता है, या फिर अगर न्यायालय चाहे तो स्वप्रेरणा से भी ऐसे आरोप की जाँच या विचारणा रोक सकता है। अब जब यहाँ पे ये सब वापस लिया जा रहा है ना, जो आरोप वापस लिया जा रहा है, उसका प्रभाव क्या होगा, उसका प्रभाव होगा कि दोष मुक्त कर दिया गया है उस अभियुक्त को। ये सिंपल सी बात धारा 247 में बताई गई है। ये यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा चार्ज। अब जो हमारा अगला लेक्चर होने वाला है चैप्टर 19 से, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रायल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो पूरे BNSS का। ठीक है, तो ट्रायल स्टार्ट होगा, पूरी एक प्रक्रिया बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे उसका साक्ष्य आता है, किस तरीके से। अभी तो हमने देख लिया चालान पेश हुआ, चार्ज लग गया। अब जब चार्ज लग जाता है तो उसी के बाद ही तो गवाही स्टार्ट होती है। तो गवाही किस तरीके से स्टार्ट होगी, किस तरीके से पेश किया जाएगा, कथन आरंभ किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। कब किस प्रकार से दोष मुक्ति होती है, तो ये ट्रायल से आपको पता चलेगा। फिर ट्रायल के बाद क्या आएगा, ट्रायल के बाद जजमेंट आता है। जजमेंट के बाद क्या आता है, अपील आएगी। अपील के बाद एक जमानत का प्रावधान वाला आएगा, चैप्टर मिलेगा आपको बेल का। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अगला लेक्चर हमारा ट्रायल के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।